हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें देखेंगे। आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ठीक है, इससे पहले जो जितना भी वीडियो बना हुआ है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन या फिर PYQ जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बारे में। तो इसका PYQ देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो देख लेते हैं क्या क्या किया था। तो 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन में बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय, ये चारों उनमें घटनाओं ने प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जापान क्या है, छोटा जगह है और रूस बहुत ही बड़ी जगह थी, फिर भी जापान ने रूस को हरा दिया था। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश के श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था और इससे मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पत्ती क्या थी। तो ये थी राजबांधव आंदोलन। देख लेते हैं। कांग्रेस का नरम दल के नेताओं की आंदोलन प्रमुख पद्धति राजबांधवम आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और तथा गरम दल का उद्भव हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी? तो 1905 में। और ये कब हुआ, क्यों हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। देख लेते हैं। IAS UPSC में पूछा हुआ है 2015 में। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों में मतभेद व्याप्त हो गया था। गरमपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और सीमित नहीं रखकर पूरे देश में हिस्से में पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह से सहयोग न दिया जाए। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो कहाँ के थे ये, कौन थे? तो ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र के, पंजाब से तो नहीं, ये शहरी क्षेत्र के ज्यादा थे। नेक्स्ट, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनदयाल अबाचा, व्योमकेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण कर रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? तो देख लेते हैं यहाँ पे। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, तो बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अपने अध्यक्ष भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि बनारस अधिवेशन किसके कौन थे उसके अध्यक्ष थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण क्या थे? नरम दल के नेता थे। जबकि गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढेंगरा, ये सब गर्म थे। क्योंकि उधम सिंह आपको पता होगा कि 1904 में
उसको विलियम ओडायर को मारा था। तो ये सब नए गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह सद्भाव और मृदु न्यायप्रियता से प्रियता विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्व विश्वास था कि देश के पुनरुद्धार उत्तेजना की भवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता में से नहीं है? तो कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि लाल बालपाल ये सब सारे गर्म दल का नेता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, तो जेके गोखले नहीं थे। ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। उनका कहना था कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवाद दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। तो कहा जाता है लाल, बाल और पाल तथा अरविंद घोष भी थे। ठीक है। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं करते थे। तिलक ने कहा था, क्या कहा था? ये कोट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पे प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध, अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया था? तो ये थे बीजी तिलक। ध्यान देंगे कि पीसीएस एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में आपका एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप PYQ करके जाएंगे तो आपको इसमें 50% या 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको PYQ करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गत व समाप्त हो गई। तो कब हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट, कांग्रेस के नेतृत्व में आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के अंदर से आंदोलित किया था। इन युवाओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीति विचारवृद्धि इसमें कोई विश्वास नहीं जताया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये BC पाल। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोला था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो BC पाल। BC पाल कौन थे? तो उग्र विचारधारा वाले नेता कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें एक बिपिन चंद्र पाल, BC पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये भी क्या थे? गर्म दल के नेता थे। उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया था? तो 1906 के बाद, क्योंकि 1907 में आपको पता है कि सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में विभक्त हो चुके हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से अरविंद घोष। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी था? तो इसमें से उग्रवादी बिपिन चंद्र पाल थे, क्योंकि नरम दल का नेता आपको फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, लेकिन बिपिन चंद्र पाल गर्म दल के नेता थे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन ने निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि ये सब नरम दल के नेता थे। कौन कौन थे नरम दल के नेता? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रनाडे। गर्म दल के नेता थे लाल बालपाल एंड घोष। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं थे? तो ये कौन से नहीं थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो ध्यान देंगे, मैजिनी को। तो लाला लाजपत राय किसको अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी ने किसे अपना गुरु माना था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। ध्यान दीजिएगा। लाला लाजपत राय ने इटली की क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द इंस्टीट्यूट ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। ठीक है।
उन्होंने मैजिनी, गैरिबॉल्ड, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखे थे। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुए थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये IAS 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे थे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरिबॉल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी हैं। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेंशन इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन से नेता एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। और किसने कहा था? तो आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने की साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाले संस्था में बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे। सर वेलेंटाइन सिरोल, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने कहा था कि उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? तो किसने कहा था? तो सर वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, सर वेलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इसके लिए मानहानि का मुकदमा भी चलाने इंग्लैंड चले गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अभी देख चुके थे, वेलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो इसने बी सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय शांति के जनक कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है VG तिलक को। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है और हर एग्जाम में, हर डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है। VG तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो किसने बोला था? तो मैक्स मुलर ने। देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब से? तो कब से? तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक के दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वे जेल से बाहर हुए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब वो जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे और उभरे। और इसी तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में वे एक लोकप्रिय शिक्षक बनेंगे तो नहीं, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया तो इसमें भी नहीं, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था तो अभियुक्त तो बनाया था, लेकिन वो यहाँ पे कब उनको बाहर बोला? तो बाहर निकलने के बाद उनको लोकमान्य तिलक के नाम से और राष्ट्रीय के नेता के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, और ये आपको आया है 64 BPSC 2018 में। नेक्स्ट, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। कहाँ भेजा गया था इनको? तो रंगून। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था तो कितने सालों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो
संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। देख लेते हैं इसके बारे में। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान की निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता थी, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। ठीक है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि उग्रवादी नेता अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ऐसे बोला था, इसलिए वो मुस्लिम लोग साइड हो गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। वो कथन और कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो सांप्रदायिकतावादी थे। तो नहीं, ये गलत है। और उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो बिल्कुल किया था, क्योंकि उसने क्या किया था? शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव भी स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो वीजी तिलक ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकलाप किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उनका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो किसने किया था ये? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कोई भी सोच सकता है। ठीक है, तो ए शौकत अली ने। और देख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, और बाद में उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। अभी देख लेते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन भी, शायद इसमें से भी क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि अभी का एग्जाम का प्रवृत्ति बहुत चेंज हो रही है। तो वीडी सावरकर, जिसे क्या जाना जाता था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अभिनव भारत की शाखा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो कब हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना? तो 27 सितंबर 1925 को। किसने किया था? तो केशव बलिराम हेडगेवार ने। इनका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में थी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। बाघा जतीन के नाम से कौन जाने जाते थे? तो अरविंद घोष निष्ठावान अनुयायी, जतीन्द्र मुखर्जी बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 मतलब 1896 से 97 में पूना में व्यवसाय मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आस्टन की हत्या कर दी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई थी। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम अभी देख रहे थे आगे का टॉपिक है, इसमें आज आगे है क्या है कि रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने एक साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता के धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 18 महीने, ध्यान दीजिएगा कभी कभी पूछ लेता है कितने महीने के लिए जेल, राजद्रोह के रूप में जेल गए थे, तो 18 महीने के लिए सजा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता उन्हें लोकमान्य, जनता देख लीजिएगा यहाँ पे, जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कार्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कोहरे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कान्हरे कृष्ण गोपाल कार्वे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया गया, तो नासिक में लाया गया। इसके साथ ही कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। और 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूहों को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में किया गया था। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैंडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जो 1908 में जो हुई थी मुजफ्फरपुर कांड, जिसमें किसको फांसी दी गई थी, तो फांसी किसको मिला था, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, और जबकि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, खुद आत्महत्या कर लिया था। तो ये भी ध्यान देंगे, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो हो सकता है आगे भी पूछें। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 अवैध अधिकारियों हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी का जोड़ लगाकर कौन किए थे, चित्तरंजन दास। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र, और क्या कहा जाता है उसको, अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई कन्हारे लाल दत्त और सत्येंद्र बोस जेल में ही गोली मार दिए थे, गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन कौन थे, तो देख लेते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल जो अध्यक्ष बने थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। इस संस्था को 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी कांड का स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन, अभी जो योगी बाबा हैं यूपी में, तो उन्होंने काकोरी कांड को नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए हैं, नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ देता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा कि कौन से नहीं थे, तो ऐसे करके भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे, फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए थे। तो कौन, तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां का भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। किसे, तो अशफाकुल्लाह खां। और अशफाकुल्लाह कौन थे, तो पहले मुस्लिम जो थे, जिन्हें रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए हेतु दिया गया था, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। वर्ष 1928, ये भी कोट आ जाता है कि किसने कहा था, तो आप ध्यान रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल ने। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1928 में, और किसके नेतृत्व में, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में।
ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सांठड को दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो लाला लाजपत राय पर क्या हुआ था, लाठी चार्ज करके उनको इतना मारा गया था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और कब विरोध कर रहे थे, किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो साइमन कमीशन जो 1928 में आया था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA को 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 28 अप्रैल 1929 में को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो कौन कौन, अगर क्वेश्चन पूछ लेगी कि कौन कौन बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। और कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रति वर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहला बार नारा के रूप में प्रयोग किसने किया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहले बार प्रयोग किसने किया था? तो भगत सिंह ने। उन्होंने इसी नारे को चर्चित किया था। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में ईस्ट इंडियन रिपब्लिक आर्मी RAIRA का स्थापना किया था। इसके सदस्य आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेकर और तथा गजेश घोष, कल्पना दत्त, अनंत कुमार तथा टेरा राव प्रमुख थे। 28 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1923 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को, ध्यान रखिएगा डेट, 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया था। और कब उन्हें फांसी दे दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतेंद्र दास जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। 63 दिन, ध्यान दीजिएगा, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। निष्क्रिय विरोध किसने कहा था? अरविंद घोष, और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वंदे मातरम पुस्तक किसकी थी? तो अरविंद घोष को। और निष्क्रिय विरोध किसने प्रतिपादन किया था? तो अरविंद घोष। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को, ध्यान दीजिएगा डेट, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 को बंगाल की 2 स्कूली छात्र शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1932 में वीणा दास के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई गई। भगत सिंह ने क्या कहा था? तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है। तो ये कोर्ट पे आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि PYQ है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसने किया था? तो BD सावरकर ने। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1904 में। स्थान कहाँ था? तो नासिक, महाराष्ट्र में। संस्थापक BD सावरकर। और ध्यान देंगे कि BD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। ध्यान दीजिएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो BD सावरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरुआत की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो D, महाराष्ट्र में। और यहाँ 1905 में ना होकर के 1904 में था। ठीक है, ध्यान देंगे।
क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी डी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में नासिक में संगठित हुआ था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। तो भी ध्यान देंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप उसका भी ध्यान देंगे कि कब हुआ था। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी के संगठन अभिनव भारत से संगठित था? तो विनायक दामोदर सावरकर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा हुआ है। बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो क्या नाम था उसका? तो अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन स्थापना की थी, तो बी डी सावरकर। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है और कहाँ कहाँ पूछा गया है, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में एक एक मार्क्स आपके लिए निर्णायक साबित होता है। ठीक है। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। और ये कब आया था? 66 बीपीएससी री एग्जाम जो हुई थी उसमें 2020 में। निम्नलिखित में से कथन बी डी सावरकर के बारे में सही है। निम्न में से कौन से जो कथन है जो बी डी सावरकर के बारे में सही है? तो ध्यान देंगे, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी, ये भी है। तथा उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो ये भी सही है। और ब्रिटिश कैदी से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी सही है। ठीक है। तो बी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन का शुरुआत किया था, और ये वर्ष 1904 में मित्र मेला को 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की थी। ठीक है। सावरकर 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया था। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी थी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था, जो 8 जुलाई 1910 को जहाज से मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा। तो ब्रिटिश कैदी से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए थे। हेडगेवार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो किसने? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ठीक है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल में क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है, तो जतीन नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र किए थे। अभी ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ हुआ था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो अनुशीलन समिति में मिदनापुर 1902 में हुई थी। स्थापना किसने किया था? तो ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने। ढाका में कब हुआ था? तो 1906 में। और पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित यही था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पी मित्र कहा गया है। कलकत्ता में मार्च 1902 में और मार्च 1902 में भी किया गया था। तो सचिंद्र नाथ वसु बंदोपाध्याय की पुस्तक अनुसार हुआ था। और प्रथम नाथ मित्र जो अध्यक्ष थे जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन और बरेंद्र घोष सुमित सरकार के अनुसार है। तो ये क्या है? ज़्यादातर सर्वमान्य यही है, प्रथम मित्र। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी, तो किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सरन्याल ने। ध्यान दीजिएगा, और 2017 में पूछा हुआ है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में सचिंद्र नाथ सरन्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली। उन्हें बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया है। तो याद रखिएगा कि बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखा था? सचिंद्र नाथ सरन्याल। और अनुशीलन समिति पटना में कब एक शाखा जो अपना खोला था, तो किसने खोला था? तो ये भी सचिंद्र नाथ सरन्याल ने किया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सरन्याल। तो ध्यान भी दीजिएगा कि कब हुआ था? तो 1913 में। कहाँ? तो पटना में। और किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सरन्याल। और क्या था? तो अनुशीलन समिति। और सचिंद्र नाथ सरन्याल का जो बुक है उसका नाम क्या था? तो बंदी जीवन। इंपॉर्टेंट है, ऐसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, तो आप एक लाइन में सब कुछ याद रखेंगे।
वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो क्या था? तो अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, वीरेंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो ये थे अनुशीलन समिति से। ठीक है, अनुशीलन समिति थी तो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। और वीरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये आपको क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम में। ठीक है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लाई कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आयस्टन की हत्या कर दी। रेड की हत्या को लेकर के यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई थी, जिससे देश भर में भारी विरोध हुआ। इसके कारण अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला संपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? तो वर्रा डकैती कहाँ पे है? तो पूर्वी बंगाल में। ठीक है, 1908 में वर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। वर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यहाँ पर डेट पूछा हुआ है, तो 1908 को। और किसने किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकू ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु क्या हुआ था कि किसी और की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? तो कैनेडी की पत्नी व पुत्री की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चाकू क्या किए थे? तो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको 2021 में पूछा हुआ 67 के बीपीएससी में, तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इसमें से किसके साथ था? तो आपको पता ही है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी है, तो प्रफुल्ल चाकी का ऑप्शन देंगे। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो आप जानते हैं चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वीरेंद्र घोष की सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हो गए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा मिली थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी लगाकर किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो आपका 1924 में। और संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा, कहाँ पे की गई थी? तो कानपुर में की थी। निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो कौन से नहीं थे? शिव वर्मा नहीं थे। जिसमें कौन कौन थे? तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए थे और तीनों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA का सदस्य थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र के मामले आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। और उन्होंने क्या कहा था? अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल किए थे। ये नहीं, ये यहाँ पे 2015 में पूछा, फिर आपको आगे भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल्ला आजमाबादी की है। बिस्मिल आजमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उन्होंने 1901 में पटना में 30 किलोमीटर दूर हरदास बनगांव गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्तार की पत्रिका शाह में छपी थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बिस्मिल्ला है। ठीक है, बिस्मिल है, और कुछ इसमें ऑप्शन आगे आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो आपको ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ना होकर के ओनली बिस्मिल हैं।
और ये बीपीएससी 66 में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार के काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी दे दी थी। तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसे किसे फांसी मिली थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है। जबकि चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त को आपको मिला था 23 मार्च 1931 को। देख लेते हैं इसमें सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग को ककोरी नाम स्थान से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर उसकी खजाना लूट लिया गया था। और इस कांड को अभी क्या किया जाता है, तो ककोरी ट्रेन एक्शन के नाम से दिया गया है, ठीक है। और ये कांड 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, किंतु रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए थे। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमा सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ बक्सी, मुकुंद लाल एवं ममंथ नाथ गुप्ता भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, तो 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन से क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था, तो चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से कौन जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे, तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। और किसी किसी फांसी मिल गई थी, तो अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिल गई थी। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दे दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ठीक है। और ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। सूर्यसेन अलग है, उधम सेन अलग है, ठीक है। तो आपको 19 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, तो सूर्यसेन कहाँ थे, तो वो आपको आगे मिल जाएगा, बताती हूँ। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र केस में जुड़ा नहीं था, तो कौन जुड़ा नहीं था, तो ये भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, तो जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट, काकोरी कांड 1925 में को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। इस कांड में कई लोग पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्रा, केसी दत्त और जगत नारायण मिश्र को नियुक्त किया गया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकील को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से 1924 को कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो M.A. अंसारी। नेक्स्ट, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अल्लाह वतन हम तो सफ़र करते हैं, तो बाजिद अली शाह ने कहा था, ठीक है। अवध के आखिरी नवाब बाजिद अली शाह, अवध का आखिरी नवाब बाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा इस नज्म को प्रयोग जेल में बंद रहने के दौरान तथा फांसी के दिए जाने पर किया जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो किसके द्वारा गठित की गई थी, तो चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, RS। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1928 को। और ध्यान देंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो 1924 में, और अगर सोशलिस्ट इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1931 को बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो कौन कौन से थे, तो भगत सिंह थे। नेक्स्ट,
विजय कुमार सिन्हा, सी वर्मा, जगत जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चंद्र बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करके कार्य शुरू किया था। सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई और HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। किसने? सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। तो चंद्रशेखर आजाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे? तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन कौन थे? तो देख लेते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेसी यूनियन का नाम से कोई संस्था इतिहास में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोली मार करके। और ये कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 1931 को एक मुखबिर ने सूचना दिया था और इलाहाबाद के कहाँ पे हुआ था? तो अल्फ्रेड पार्क में घेर दिया था। और अंतिम समय में भगत सिंह अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्जन कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदा नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इसे नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये भी भगत सिंह ने। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो भगत सिंह से। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेसी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय उस भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, और कब फांसी दे दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजापुर। और फिरोजापुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौरपुर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इस अमर सपूतों की फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा सेक्युलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किन वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? किसकी फांसी हुई थी उस टाइम? तो लाहौर षड्यंत्र में लाहौर षड्यंत्र में किसकी हुई थी? तो आप जानते हैं कि 1 मिनट, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो अशफाक उल्लाह खां। नीचे कुछ मुकदमे दिए गए हैं और उसके बारे में कुछ प्रयोग के तिथानुसार, मतलब जो क्रमानुसार, जो तिथि के अनुसार है उसके बारे में सजाने के लिए बोला है। तो मेरठ सबसे पहले आपको आ जाएगा लाहौर मुकदमा,
उसके बाद कानपुर मुकदमा, और फिर आपका 2 हो गया काकोरी, और फिर मेरठ मुकदमा। देख लेते हैं लाहौर का षड्यंत्र। प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गद्दार आंदोलन के बाद 1916 में, तथा दूसरा षड्यंत्र भगत सिंह के मामले में 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का, काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। तो ध्यान देंगे, मेरठ षड्यंत्र 1929 में, काकोरी षड्यंत्र 1925 में, और कानपुर षड्यंत्र 1924 में। ठीक है। और लाहौर का प्रथम षड्यंत्र, लाहौर में 2 षड्यंत्र हुई थी, जो एक 1916 में हुई थी और एक 1930 में हुई थी। तो लाहौर का पहले मान सकते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1923 में, काकोरी षड्यंत्र 1924 में। नहीं, ये 1925 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस नहीं थे उस टाइम। दिल्ली षड्यंत्र में कौन थे? तो अमीर चंद। काकोरी षड्यंत्र में अशफाकुल्ला, और लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास। देख लेते हैं कि नासिक षड्यंत्र में कौन कौन थे। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या थे? तो अमीर चंद। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र में जतीन्द्र नाथ दास, और जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। ठीक है। और वो क्या कर गए थे? तो वो जापान चले गए थे। इसमें क्या है, मिलान करना है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे? तो आपका राजगुरु। और दिल्ली षड्यंत्र में कौन थे? तो आपका अरविंद घोष। दिल्ली षड्यंत्र में आपका मास्टर अमीर चंद्र थे, और अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष थे। ठीक है। देख लेते हैं फिर से। हावड़ा षड्यंत्र केस में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र में राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र में मास्टर अमीर चंद, और अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष थे। मुजफ्फर अहमद, ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता की षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं शताब्दी के 3 दशकों में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा, तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद, अमरडांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। और कितने साल की कैद थी? तो 4-4 साल की कैद थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा को आयोजित किया था? तो सुरेश सेन। चटगांव पूरे उसके बारे में, सुरेश सेन के बारे में जान लेते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा नाम से प्रसिद्ध सुरेश सेन ने आयोजित किया था। सुरेश सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना की थी। इसके सदस्य आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेकर, गणेश घोष और कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेग रावल प्रमुख थे। ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को सुरेश सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध घोषणा की और युद्ध घोषणा कर दी, और सुरेश सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, और उसमें क्या होंगे, 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को सुरेश सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। और कब उनकी मृत्यु हो गई, फांसी दे दी गई? तो 12 जनवरी 1934 को सुरेश सेन को फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे धावे से कौन संबंधित है? तो सुरेश सेन। ये कब आया हुआ? 2021 में 67 BPSC। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी, तो सुरेश सेन द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड, इसमें से कौन संबंधित है? तो सुरेश सेन। MPPSC 2016 में पूछा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो कौन थे? तो खुदीराम बोस। और देख लेते हैं कि फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी सुखदेव की? तो 24 वर्ष। और शफाकुल्ला को 27 वर्ष। खुदीराम बोस को 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन हुआ था। और हेमू कल्याणी को कितना हुआ था? कलानी को, तो ये फांसी में 19 वर्ष 9 महीने 28 दिन के थे। तो सबसे कम उम्र के कौन थे? तो खुदीराम बोस। इसमें मिलान करना है।
और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें आपको पता है उसको सबसे पहले आपको टिक करना चाहिए। तो स्वराज पार्टी जो 1923 में हुई थी तो CR दास के द्वारा स्थापित की गई थी। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल, अनुशीलन समिति BD सावरकर, और अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुई थी तो 1904 में। स्वराज पार्टी का तो 1923 में, और अभिनव भारत समाज की अरविंद घोष के द्वारा हुई थी। ठीक है, अभिनव भारत BD सावरकर, माफ कीजिएगा यहाँ पे अभिनव भारत का किसने किया था तो BD सावरकर ने 1904 में। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास द्वारा हुई थी। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। अभिनव भारत मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें क्या है संगठन और संस्थापक मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। अभिनव भारत का किसने किया था तो BD सावरकर ने। एंड मित्र मेला BD सावरकर, क्योंकि मित्र मेला में BD सावरकर उनके भाई भी थे तो इसमें मिलान कर लेते हैं, कोई भी इसमें दोनों हो जाएगा। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसने किया था तो SN सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सन्याल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट काकोरी, पहले जो हमें पता है उसको कर लेंगे। तो गदर पार्टी किस इसमें काकोरी षड्यंत्र में कौन थे तो राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र में थे चटगांव में सूर्यसेन। और कब हुआ था तो 28 अप्रैल 1930 को। काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, और कब हुआ था ये तो 9 अगस्त 1925 को। लाहौर में जतीन्द्र दास, लाहौर में हुई थी, जतीन्द्र दास के उनके साथ हुआ था और उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त किया था। और 63 वर्ष की भूख हड़ताल के बाद उनको 23 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल कहाँ पे हुई थी तो 1913 में हुई थी गद्दर पार्टी की स्थापना। जतीन्द्र दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे तो लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मृत्यु हुई थी वह कौन थी तो जतीन्द्र दास। और कितने दिन में 63 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से। इसमें भी क्या है मिलान करना है तो देख लेते हैं इसमें क्या कि जतीन दास कैसे मृत्यु हुई तो भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में दौड़ मारे गए थे। भगत सिंह फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को क्या हुआ था तो ये आजीवन कारावास। फिर यहाँ पे है कि क्या क्या है वो देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो चटगांव आर्मी रोड में कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कारावास की सजा दी गई थी। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। इसमें क्या काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था तो गोविंद वल्लभ पंत के। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। तो किसने गठन किया था तो मोतीलाल नेहरू ने, और किससे मिलकर के तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या सूचना मिलान करना संस्थापक है और आपका संघ है तो जान लेते हैं यहाँ पे। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे देख लीजिएगा सोशलिस्ट स्टार्ट किया जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी तो भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट वर्ष 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। कौन कौन थे तो भगत सिंह, यशपाल और छब्बी दास। वर्ष 1926 में लाहौर के वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चंद्र बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1926 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था तो भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। अंबिका चंद्र चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। नीचे संगठन दिया है और इसमें क्या है कि गतिविधियों में लिप्त का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत भी थे, अनुशीलन समिति भी थे और
आपका न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन ये नहीं थे, ठीक है। तो दो ही था, अनुशीलन समिति और आपका अभिनव भारत। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरविंद घोष ने। और उन्होंने क्या क्या, वंदे मातरम जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट कितने दिए गए हैं? और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था, तो बिल्कुल सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, तो दोनों सही है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1928 को। और सुभाष चंद्र बोस का गठन फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुई थी? तो 1939 को, ठीक है, 39 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में की गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और कब? तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये भी जान लेते हैं, 9 अगस्त 1925 को। और उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी, ठीक है। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा शफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दे दी गई थी? तो यूपी का है ये एग्जाम, तो इसमें डिप क्वेश्चन पूछे गई, तो गोरखपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेकार्ड की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वीना दास। और कब? तो 1932 में। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी को दो विशेषताएं हैं? तो भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जान लेते हैं। तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। और कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी, ये तो ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 को नौजवान सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पे मित्र पुलिनदास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी ने की थी। और सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुई थी और कौन कौन उसमें सम्मिलित थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, तो इसका PYQ करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना को प्रारंभ किया था। तो किसने किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। और कहाँ पे? तो लंदन में, ध्यान देंगे। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अनंततः जेनेवा चले गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कहाँ? तो लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो कब? 1905 में। डेट याद रखिएगा। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये भी श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये BPSC में पूछा हुआ है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं सुधार कर सकूं। वह कौन सा था जिसमें गदर पार्टी की स्थापित किया था? तो ये लाला हरदयाल।
और ये वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था में गद्दर नामक एक अखबार निकाला गया था जिससे इस संस्था का नाम गद्दर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मशीनी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाखना नहीं है इसलिए लाला हरदयाल का भी आंसर दिया जा सकता है। लेकिन अगर सोहन सिंह भाखना है तो सोहन सिंह भाखना होगा। निम्नलिखित में से किसने गद्दर पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना। लेकिन अगर यहाँ पे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों, देखिए यहाँ पे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों है तो आप सोहन सिंह भाखना को ही करेंगे। अगर सोहन सिंह भाखना नहीं है तो लाला हरदयाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहले सभापति कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी पर विचार कीजिए। तो ये क्या थे? तो ये जान लेते हैं। तो अनुपयुक्त में से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था तो कौन जुड़े थे? तो रासबिहारी बोस। नेक्स्ट, विकल्प में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। वीरेंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड के अभियुक्त थे, जबकि जोगेंद्र चंद्र चटर्जी काकोरी कांड के एक्शन के केस से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कहाँ से थे? तो मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब यूएसए में। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बीपीएससी 67 में 2021 में पूछा हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में। मैंने 67 का मेंस भी निकाला, प्री भी दिया और इंटरव्यू भी दी हूँ, तो आप इसलिए मुझे आइडिया है कि कितना क्वेश्चन पीवाईक्यू से आता है। ठीक है। गदर क्या था? तो गदर एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यकाल सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। ये यूपीएससी IAS एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था तो कहाँ था ये? तो पश्चिमी अमेरिका में। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरुआत होना। देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो चुके थे। 1924 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्होंने उल्लेखित किया था। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत के लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। निम्नांकित में से कौन वह व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये आपको महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, कहाँ पे? अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार गठित की थी, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप एवं स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मन तथा रूस ने भी मान्यता दे दी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये कहाँ थे? अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। जर्मनी के समर्थक में से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो यहाँ पे गदर आंदोलन स्वदेशी द्वितीय विश्व नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? तो भिकाजी रुस्तमा कामा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने
प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय झंडे को किसने फहराया था, तो भिकाजी रुस्तम कामा। इसी सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती थी। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट आया और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया था। वह भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में विख्यात है। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों का कथन पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये गलत है, पेरिस में नहीं, वो जर्मनी में फहराया था। और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, तो ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही है। ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया है? तो भिकाजी कामा। नेक्स्ट, मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये आपको स्टुगार्ड में, या ये स्टुगार्ड कहाँ था? तो ये आपको जर्मनी में था। ठीक है। और ये आपका 2015 में बीपीएससी में पूछा हुआ है। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? 66 बीपीएससी 2020 में आया हुआ है, तो ये स्टुगार्ड में। निम्नलिखित में से किस युग में को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। और इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली है। और ये क्या है? मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली, ये ध्यान दीजिएगा, कर्जन वायली की तथा कबासा लक्का को गोली से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी गई थी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। नेक्स्ट, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। और कब? तो 1909 में। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय में क्या समानता थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको विनायक दामोदर सावरकर, मतलब BD सावरकर। 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कामागाटामारू क्या है ये? तो ये है कनाडा की यात्री पर निकला एक जलपोत है। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह, यदि ध्यान दीजिएगा, भारत के कौन थे? गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उन्हें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। कामागाटामारू प्रसिद्ध है तो किसके लिए? तो एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटामारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटामारू क्या था? तो एक जहाज था। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके करला अनुक्रमण व्यवस्थित कीजिए। तो ये है, पहले देख लेते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। ठीक है। बर्लिन में ईस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1914 में। केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 में और चटगांव शस्त्रागार में 18 अप्रैल 1930 में। और ये पूछा हुआ UPPCS प्री 2022 में। ठीक है। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में।
रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने विविध रूप प्रदान किया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया था। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इस सम्मेलन में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोस है ना कि घोष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तब तक कि आप मेरे वीडियो को देखें और जो भी त्रुटि रह जाती है आप हमें सजेशन दे सकते हैं।